हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। तो आज हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट 43 है उसका भाग 4 लेके आए हैं। और जो भाग 4 है हमारा वो जीएस का भाग 4 है, सामान्य ज्ञान का है। तो इस सामान्य ज्ञान में मतलब जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो 71 से 100 तक है। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा मजदूर संघ एटीएल यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। तो ये आप लोग देखना, इसके बारे में बहुत कुछ और भी है जो आपको जानना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखना कि यहाँ पे पहले तो प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या करा कि अनुसुईया बहन साराभाई और महात्मा गांधी। अनुसुईया बहन को अनुसुईया बेन बोल सकते हो आप लोग। अनुसुईया बेन साराभाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक ऑप्शन दे रखा अनुसुईया बेन साराभाई और अंबालाल साराभाई। देखो भाई क्या हुआ था, थोड़ा सा इसकी कहानी सुनना, आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। जब अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, और अहमदाबाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो ये वहाँ के जो कपड़ा मिल यानी कि कपड़ा फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उनमें क्या है कि प्लेग रोग जब हुआ था तो उनके जो वो था बोनस था उसको अंग्रेज जो है खत्म कर रही थी, है ना। तो उसके विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी यहाँ पे भूख हड़ताल पर भी बैठे थे पहली बार, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये आंदोलन खत्म हो गया था, अंग्रेजों ने 35% जो है बोनस देना भी शुरू कर दिया था अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान। तो क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने और अनुसुईया बहन, जो महात्मा गांधी को उस अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो वो आमंत्रित किया था अनुसुईया बेन, ये अहमदाबाद की थी, गुजरात की, और अंबालाल साराभाई। ये दोनों जो है भाई बहन थे, अंबालाल साराभाई और अनुसुईया बहन साराभाई। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके बाद इनके दिमाग में विचार आया कि भाई जो क्या कहते हैं मजदूर है, मजदूरों का बहुत शोषण किया जा रहा है। तो जो कोई फैक्ट्री है या कोई मिल है वो क्या कहते हैं श्रमिकों का शोषण ना करे, तो उनको शोषण ना करने उसके लिए ही क्या किया उन्होंने, ये एक मतलब संघ, मजदूर संघ का गठन किया था, कपड़ा मजदूर संघ एटीएल जिसको बोलते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो ये भारत का सबसे पुराना कपड़ा मजदूर संघ है भाई। और इसकी स्थापना की थी अनुसुईया बेन साराभाई और महात्मा गांधी ने। अनुसुईया बेन साराभाई और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये एटीएल है, ATLA है, जो इसका ही एक मतलब दूसरा मतलब इससे प्रेरित होकर एक दूसरा मजदूर संघ बना जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में ऐसे करके शॉर्ट में उसको सेवा बोल लेते हैं, या फिर इसको ऐसे आप लिख सकते हो ऐसे सेवा, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है आपकी, सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन मतलब ये क्या है कि ये जो बना था ये सेवा, ये कब बना था? 1972 में। ये तो 1920 में बना था। ATLA कब बना था? 1920 में। और ये 1972 में आज़ादी के बाद बना था, इससे प्रेरित होकर। तो इसी की एक शाखा है जो चलती है, जो क्या है कि महिला श्रमिक होते हैं या महिला होती है जो उनके अधिकारों का कोई शोषण करे, हनन करे, तो उसके लिए ये जो है काम करता है। कौन? सेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अहमदाबाद में जो है ईला भट्ट ने की थी। किसने की थी? ईला भट्ट ने। और कहाँ की थी? अहमदाबाद में। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछेगा आपके पास कि सेवा जो मतलब क्या सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना ईला भट्ट ने कब की थी? तो 1972 में की थी। किसने की? ईला भट्ट ने। और कहाँ की थी? अहमदाबाद में। और ये किसकी एक शाखा है? तो ये किसकी एक शाखा है? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की एक शाखा है। और इसकी स्थापना अनुसुईया बहन साराभाई और महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 71। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 में क्या है। 72 क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है भाई। देखो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो भाई जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और ये किससे था? ये भी आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में पड़ता है तो ये किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। किसको? किसानों के अधिकार के लिए लड़ा गया था। ये बिल्कुल सही कह रहा है, किसानों के अधिकार के लिए लड़ा गया था अहमदाबाद सत्याग्रह। और जो ये अहमदाबाद सत्याग्रह है इसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने भाग लिया था। और किसानों से क्या है जबरदस्ती लगान या फिर माल गुजारी की जा रही थी, मतलब लगान वसूला जा रहा था। सूखा पड़ने के बावजूद भी किसानों से अंग्रेज क्या ले रहे थे, वो क्या कहते हैं टैक्स ले रहे थे कुल मिला के कृषि पर, है ना। तो इसीलिए किसानों के हक के लिए आंदोलन लड़ा था। और इसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसी को पहला सत्याग्रह के नाम से, प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है।
खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो जो खेड़ा सत्याग्रह है उसमें गुजरात सभा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात सही है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष नहीं थे उस समय। इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी जो इसके क्या थे? इस समय अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण पूछता कि क्या कहता है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो क्या हो जाएगा? केवल आर सही है भाई, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 73 क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है वो ढूंढना है। देखो जरा, यदि लोकसभा विघटित ना हो तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा विघटित ना हो तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा बी में कह रहा है लोकसभा की अवधि समाप्त होती है और उसी दौरान यदि लोक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो तो सांसद, यानी कि सांसद या फिर यहाँ पे संसद बोलेगा, है ना, वैसे सांसद सारे संसद में होता है, विधि बनाकर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। देखो क्या होता है कि जब लोकसभा बाई चांस लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला, जैसे अभी हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव जो 2024 में हुए तो अब 2029 में होंगे। 2029 में जैसे ही चुनाव होने होंगे और बाहरी आक्रमण हो गए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता रहता है, भारत चाइना के बीच में हो सकता है ना, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी और आपातकाल लग जाएगा और लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला, तो फिर क्या होगा? तो लोकसभा जो है 1 वर्ष के लिए कार्यकाल क्या कर सकती है? आगे बढ़ा सकती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे में कह रहा है राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है। देखो राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की नहीं होती भाई। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल सदस्य का, वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की अवधि नहीं होती 6 वर्ष की। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है भाई। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, मतलब राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए जो राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है? गलत है। लोग यहाँ पे कह रहा है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है ना, बढ़ाई जा सकती है, ये तो यहाँ भी कहा गया है। और इसमें अधिकतम 6 माह का विस्तार किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या कह रहा हो कि जब अगर बाई चांस जो लोकसभा खत्म होने वाली है उस समय आपातकाल लग जाए, जो यहाँ पे कहा गया था, तो उस आपातकाल लगने के साथ जो है जो लोकसभा होती है, वो जो मतलब संसद होती है, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है प्रावधान लाके। लेकिन अगर बाई चांस 1 साल के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ तो क्या होता है कि जो अधिकतम जो है वो 6 माह के लिए, फिर उसके पास 1 साल के लिए नहीं बढ़ाएगा, 6 माह के लिए बढ़ाएगा, मतलब 6 माह के लिए उसका विस्तार कर सकते हैं जो बढ़ाया गया था, और ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये सारे ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है था, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। जो सही नहीं है वो ढूंढना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत के अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? देखो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि जो उप प्रधानमंत्री है वो अब तक कितने बने, जितने भी उप प्रधानमंत्री बने हैं आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन से आज तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये भी प्रश्न पूछता है कौन से उप प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, या कौन से प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ज़्यादा नहीं है और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत पूछा जाता है। दूसरी बात ये भी पूछता है कि भारत के जो उप प्रधानमंत्री कौन सा है, किसी भी उप प्रधानमंत्री का नाम दे देगा, बोलेगा किसके कार्यकाल में, और इसके कार्यकाल में किसके प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे भी प्रश्न पूछता है, उनका कार्यकाल भी पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात कि जो भारत का उप प्रधानमंत्री हो ज्यादा क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि क्योंकि उप प्रधानमंत्री का जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, और जब संवैधानिक पद नहीं है तो जरूरी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। कि जैसे क्या है कि इसको बनाया क्यों जाता है कि जो सरकार गठबंधन की सरकार होती है उसमें मजबूती लाने के लिए, कि जैसे होते हैं मंत्री कि भाई मैं दूसरे दल का हूं तो 2-3 दल मिलकर सरकार बना देती है, जब पूरी बहुमत के साथ किसी की सरकार नहीं आती तो सोचते कि भाई इसको उप प्रधानमंत्री बना देते ताकि वो इधर उधर भाग ना जाए या सरकार ना टूट जाए ना, तो इसीलिए बनाया जाता। तो कभी बनाए गए हैं, कभी नहीं बनाए गए हैं। तो जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, और ये बने थे 1947 से 1950 तक। और इनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे इस समय? भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो सीधे कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने थे, और जो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे भाई आपके 1967 से और 1969 तक बने थे। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ? मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम।
चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम 1979 में बने थे भाई। और इनके टाइम में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे आपके मोरारजी देसाई। आपको पता होगा मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन लाया था और जो 42वां संवैधानिक संशोधन था उसकी कमियों को दूर किया था। मोरारजी देसाई ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री है, ऐसे इकलौते व्यक्ति है जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दोनों ही मिले हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, निशान है पाकिस्तान, और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है आपको पता है भारत रत्न है, तो दोनों के दोनों ही मिले हैं मोरारजी देसाई को, है ना। तो ये चौधरी चरण सिंह पहले इनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे और बाद में जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। इस बात क्या हुआ था कि आपने YV चौहान का नाम सुना होगा। YV चौहान जो है भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे और इनके टाइम में जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह इस समय क्या बन गए थे, भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आपका चौधरी चरण सिंह थे, ये 79 में क्या बने थे, भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इनके जो है प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बन रहे थे मोरारजी देसाई की जगह, तो इसीलिए जो है इनके जगह जगजीवन राम को तो 79 में क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, सॉरी उप प्रधानमंत्री बना दिया। मोरारजी देसाई उसके बाद तुरंत लगभग जो है हट गए थे और उस समय जो YV चौहान को क्या बना दिया, यहाँ पे YV चौहान को उप प्रधानमंत्री बना दिया और ये चौधरी चरण सिंह क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। ये 1979 से 1980 तक भारत के क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे, कौन, YV चौहान, ठीक है ना। देवीलाल, जो देवीलाल है ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे भाई 1989 से 1990 तक। बीपी सिंह जो है भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। बाद यही जो है जो देवीलाल है वो 1990 से 1991 तक जो है फिर से दोबारा देवीलाल जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, मतलब लगातार बने रहे उप प्रधानमंत्री। और इनके टाइम में जो है चंद्रशेखर क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये चंद्रशेखर के टाइम में भी रहे और बीपी सिंह के टाइम में भी रहे। इसके बाद आप लोग देखना, इसके बाद बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बने थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो है 2002 से और 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। किसके टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो है भारत के लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री है भाई अब तक के। इसके बाद कोई भी 2004 के बाद कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना। आप लोग देखना इस दौरान जो है राजनीति में बहुत लोकसभा में या फिर भारत की सरकार में गठबंधन सरकारें बनती रही, टूटती रही, बनती रही सरकारें, इसीलिए ज्यादा बने बीच में। इसके बाद जो पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकारें बनाई गई, या दिक्कत नहीं, कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई, बीजेपी तो पूर्ण बहुमत के साथ ही आगे 2014 के बाद, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो यहाँ पे जो है उप प्रधानमंत्री जो अब तक के लास्ट उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, और पहले कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये अटल बिहारी के टाइम में थे, नेहरू के टाइम में थे। इनको सबको याद रखना आपने। अब यहाँ पे देखना कौन से उप प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने, या कौन से प्रधानमंत्री ऐसे जो उप प्रधानमंत्री भी रहे। देखो नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे लेकिन कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे लेकिन कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रही। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उप प्रधानमंत्री भी रहे मोरारजी देसाई, ये देखो यहाँ पे। इसके बाद जो चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे और चौधरी चरण सिंह जो उप प्रधानमंत्री भी रहे, यहाँ पे देखो। लेकिन जो इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद जो बीपी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहे लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे लेकिन उप प्रधानमंत्री। तो दो प्रधानमंत्री भारत के ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल कितने उप प्रधानमंत्री बने भारत के अब तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है इनमें से। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 फर्स्ट के तहत किया जाता है। देखो भाई जो अनुच्छेद 85 का फर्स्ट है ना, इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के सत्र आहूत करते हैं, है ना, या फिर सत्र को बुलाते हैं। आप ये बोल सकते हो संसद के सत्र जो बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के फर्स्ट के तहत बुलाए जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन नहीं करते। इसके तहत राष्ट्रपति जो है जो लोकसभा का विघटन, यहाँ पे देखना, चलो इसको भी देख लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र आहूत करना, तो संसद का सत्र आहूत करते हैं इसके तहत, तो ये आपका होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, गलत।
राष्ट्रपति द्वारा सदनों का सत्र अवसान करना। सदनों का सत्र अवसान करना मतलब सदनों को समाप्त करना। तो संसद का सत्र अवसान करा जाता है अनुच्छेद 85 के सेकंड के क के तहत, है ना। और अगर देखा जाए तो 85 का जो सेकंड का ख होता है उसके तहत जो है संसद के राष्ट्रपति जो लोकसभा का क्या करते हैं, विघटन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बनता है कि संसद सत्र अवसान कब करते हैं, तो 2 के ख के तहत, तो लोकसभा का विघटन करते हैं 2 के ख के तहत। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला सही बोल रहा है, सी वाला, तो सी इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 में लोकसभा में बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित होता है, इन दोनों सत्रों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। तो देखो भाई लोकसभा में राज्यसभा की बात करा, लोकसभा में तो बजट सत्र आप लोग देखना अमूमन जो लोकसभा में जो बजट सत्र होता है वो फरवरी माह में शुरू हो जाता है ना। फरवरी माह में शुरू होता है तो मार्च अप्रैल और मई तक लगभग जो है 2.5-3 महीने में तक ये चलता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो बजट सत्र होता है उसको 2 चरणों में विभक्त किया जाता है और दोनों सत्रों के बीच में 3 या 4 सप्ताह का क्या होता है, अंतर होता है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, मदन मोहन मालवीय जी। देखो जरा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के जलियांवाला मैदान में, ठीक है ना। और ये किसके विरोध में हुआ था, एक्ट लाया था आपने सुना होगा जिसको हम काला कानून भी बोलते हैं, रोलेट एक्ट को, है ना। जो आपके रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट के विरोध में जो है लोगों ने विरोध किया, इसको काला कानून कहा गया, है ना। अंग्रेजी लोगों को मतलब शैतानी लोगों की संज्ञा भी दी महात्मा गांधी ने, इसको काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसके तहत जो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून था। इसमें मतलब सुनवाई भी नहीं की जाती थी, इसमें वकील भी नहीं मिलता था और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था अनिश्चित काल के लिए। तो इसी के विरोध, इसका विरोध हो रहा था। तो उसी टाइम में कई जो मतलब नेता थे, क्या कहते हैं, पंजाबी नेता थे महात्मा गांधी, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो जब गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए जो यहाँ पे बैठक हुई, कहाँ पे, जलियांवाला में, और यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश दिए थे किसने, जनरल ओ डायर ने। किसने दिए थे, जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया तो कई लोगों की इसमें जो है जाने चली गई थी, है ना। फिर उसके बाद जो बहुत निंदा की गई, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी, है ना। यहाँ पे जो है क्या हुआ था कि जो मदन मोहन मालवीय जी है, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया था। किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इनके अध्यक्षता में इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में पहली बार राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के रूप में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है भाई कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में क्या किया, पहली बार राज्य परिषद। देखो राज्य परिषद उस समय किसको कहा गया, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। केंद्र में 2 सदन है ना, लोकसभा, राज्यसभा, तो जिसको राज्यसभा बोलते हैं आजकल, उस राज्य परिषद की, उस राज्यसभा का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इसको राज्यसभा जो है उस समय राज्य परिषद कहते थे और अब इसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। दूसरा, या उच्च सदन भी बोलते हैं। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधान परिषद, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा जिसको निम्न सदन या लोकसभा बोलते हैं, इसका गठन विधान परिषद के रूप में किया गया था, है ना, जिसको अब लोकसभा बोलते हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आर सही है। इनमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिल्कुल सही कह रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे ये इस समय क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, भारत के सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। कौन थे, वायसराय। चेम्सफोर्ड वायसराय थे और भारत के राज्य सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू थे। तो इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें सर्वप्रथम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ये गलत बोल दिया, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। मुसलमानों के लिए तो भारत शासन अधिनियम 1909 में सर्वप्रथम निर्वाचन की बात की गई थी। लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया था कि मुसलमानों के अलावा सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है ना, तो इनके लिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब या फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया, विस्तार किया गया, मतलब बढ़ाया गया। पहले केवल मुसलमानों के लिए किया गया था ये, और अब मुसलमानों के अलावा जो है किसके लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए, है ना, मुसलमानों के साथ साथ इन सभी के लिए भी क्या किया गया, इसको खोल दिया गया। मतलब इसके आधार पर ये चुनाव लड़ सकते हैं और इनको मुसलमानों को मुसलमान ही वोट दे सकते थे, सिखों को सिख ही वोट दे सकते थे, ईसाइयों को ईसाई वोट दे सकते थे, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन, है ना, बस ये व्यवस्था की गई थी। तो लेकिन यहाँ पे जो है मुसलमानों के लिए पहली बार निर्वाचन की बात यहाँ पे पहली बार नहीं की गई थी, वो तो प्रथम बार 1909 में की गई थी। तो इसलिए यहाँ इस आधार पर ये पॉइंट गलत हो जाता है।
1920 में भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ था। ये लागू शब्द छूट गया था, यहाँ पे लागू हुआ था ऐसे यहाँ पे लिखा गया था। तो 1920 में भारत शासन अधिनियम 1919 जो है लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये पारित तो 1919 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 1921 में। 1921 में इसे लागू किया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल आर सही है। तो केवल आर सही है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है इसमें। हंटर आयोग किससे संबंधित था? भाई देखो यहाँ पे कह रहा हंटर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार 1882, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1909, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई सबसे पहली बात कि जो शिक्षा सुधार है वो 1882 के हंटर आयोग, मतलब जो सारे शिक्षा सुधार 1882 में जो लाया गया था उसमें उसके तहत जो हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये तो सही है। लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना आप लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मदन मोहन मालवीय जी के अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? उसके लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। और जो ये हंटर आयोग था उसमें क्या थे? आपके 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। किसको? 3 भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे। और वो 3 भारतीय सदस्य कौन थे वो आपको पता होने चाहिए। पता होना चाहिए कौन कौन से 3 भारतीय सदस्य थे हंटर आयोग में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। चीमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में प्रश्न आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर आयोग बनाया गया था उसमें कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था? तो आंसर होगा 3। लेकिन पूछेगा कौन कौन से भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था, तो चीमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हंटर आयोग है तो शिक्षा सुधार 1882 के लिए भी बनाया गया था हंटर आयोग, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के लिए भी बनाया गया था। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतरिक्ष में डॉकिंग क्या है? तो अंतरिक्ष में डॉकिंग क्या है भाई जरा समझना। जब 2 उपग्रह होते हैं ना, जैसे हमारा क्या होता है यहाँ से इस तरीके से जब हम कोई मतलब अंतरिक्ष में अपना कोई वो भेजते हैं ना, चंद्रयान, तो सॉरी चंद्रयान बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष में जैसे कोई उपग्रह भेजते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक वो होता लगा हुआ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके सिलेंडर टाइप के बने होता है ना। ये सिलेंडर प्रक्षेपण बोलते हैं इसको, सिलेंडर को, है ना, और इसको कहते हैं उपग्रह। ये उपग्रह जो है ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, यही उपग्रह जाएगा, ये सारा उड़ के जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके जो ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो ये सिलेंडर जो खत्म हो जाता है फिर ऊपर ही। इनके बारे में चर्चा करेंगे कभी विस्तार में, और ये ऊपर चले जाएगा आपका अंतरिक्ष में। तो इसी को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो जैसे हम इस उपग्रह पे आज तक भारत ने कोई इंसान को नहीं भेजा अपने खुद की टेक्नोलॉजी से, है ना, जैसे राकेश शर्मा भी गए थे तो भारत के उससे नहीं गए थे। तो अब जो है ये क्या कहेंगे, जैसे मतलब क्या है कि भारत ने अब इसका वो कर दिया सफल परीक्षण कि अब हम भारत में इसमें मतलब अपने स्वदेशी निर्मित जो हमारा उपग्रह होगा और प्रक्षेपण होगा उसमें हम क्या कहते हैं किसी इंसान को भेज सकेंगे। ठीक है, तो ये अभी 2024-25 में इसका सफल वो हो गया। अब जब इंसान जाएगा इससे, तो मतलब इसमें क्या होता है कि इंसान जब वहाँ जाएगा तो एक से जाएगा, तो एक जगह से जब दूसरी जगह उतरेगा तो कैसे उतरेगा भाई? जैसे आप सबको एक एग्जांपल में दूं कि आपको जाना है भाई दिल्ली जाना है आपको, तो आप यहाँ से देहरादून से एक बस में जाओगे दिल्ली, फिर दिल्ली से आप अपने कमरे पे जाओगे, किसी के जहाँ जिसके घर में भी जा रहे हो, जहाँ मिलने जा रहे हो, तो आपको फिर बस पकड़ने पड़ेगी, फिर उसको आप दूसरे उसमें जाओगे। तो इसी को कनेक्टिविटी को कहते हैं कि जब 2 जो क्या कहते हैं वो होते हैं यहाँ पे उपग्रह होता है, जैसे ये उपग्रह जाएगा और अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह के मिलेगा तो वो आदमी उस पर जाएगा, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या है कि इसी को क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। मतलब डॉकिंग का मतलब क्या होता है? डॉकिंग का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में दो उपग्रहों का जुड़ना। तो जब 2 उपग्रह आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। ठीक है ना। और जब 2 उपग्रह आपस में अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनडॉकिंग कहते हैं। जैसे आपका अंतरिक्ष में 2 उपग्रह अलग होना, तो इसको क्या कहेंगे? अनडॉकिंग कहेंगे। कि क्या कहेंगे? अनडॉकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कौन सा कथन सही है? देखो भाई ये भी हमारा जो है अंतरिक्ष से संबंधित है, नेशनल क्वांटम मिशन। तो कौन सा सही है? ये अभी अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो एग्जाम में कभी भी इससे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये जो है आगे काम करेगा। अभी इसने काम करना स्टार्ट नहीं किया है, आगे काम करेगा। इसको सरकार की तरफ से मंजूरी मिली हुई है और ये 2026-27 में अपना बखूबी काम कर लेगा। तो ये बहुत चर्चा में आजकल। तो देखो क्या है कि इस मिशन के जरिए क्वांटम टेक्नोलॉजी में 3 क्षेत्रों को लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए, 3 क्षेत्रों में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये यहाँ पे 3 क्षेत्रों में नहीं है, ये कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। देखो 4 क्षेत्र कौन कौन से? वो शायद इसी में लिखा होगा कहीं ऑप्शन में। और 600 कितने? 6,002 करोड़ है इसमें, लेकिन लगभग में 600 करोड़ लिखा तो वो भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन वहां पे 3 नहीं 4 होना चाहिए था, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत बोल रहा है। इस मिशन के जरिए क्वांटम संचार, क्वांटम संगणन
क्वांटम पदार्थ जैसे क्षेत्रों में कार्य करेगा। मतलब ये जो ये मिशन है ये क्वांटम संचार, क्वांटम संगणन, क्वांटम पदार्थ जैसे क्षेत्रों में काम करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। 3 तो आपके ये हो गए। इस मिशन के जरिए क्वांटम संगणन आपका यहाँ पे भी आ चुका है, देखो क्वांटम संगणन यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है ना, एक ही हो गया। दूसरा क्वांटम पदार्थ भी आपका यहाँ पे आ चुका है, ये देखो क्वांटम पदार्थ आ चुका है। तीसरा क्वांटम संवेदन एवं मौसम विज्ञान, ये वहाँ पे नहीं था तो आपके 3 तो वहाँ पे हो गए। चौथा आपका ये क्वांटम संवेदन एवं मौसम विज्ञान है ना, तो ये आपके 4 है टोटल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी सही है, एस और टी क्या है, दोनों सही है। तो केवल एस और टी सही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 87 फर्स्ट में जोड़ा गया कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। मतलब जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है भाई अनुच्छेद 87 के फर्स्ट में। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है ना वो 87 के फर्स्ट में कि राष्ट्रपति क्या देता है, अभिभाषण देता है। और अभिभाषण जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो नई सरकार की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक का जो पहला भाषण होता है वो राष्ट्रपति का होता है, उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं। दूसरा विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति कब देता है कि हर साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष या हर साल राष्ट्रपति जो संसद की पहली बैठक होती है उस पहली बैठक का जो पहला भाषण देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं, उसको अभिभाषण विशेष अभिभाषण कहते हैं। मतलब विशेष अभिभाषण 2 कंडीशन में दिया जाता है, या तो मतलब नई सरकार की पहली बैठक में और या फिर हर साल की पहली बैठक में। जो विशेष जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण वो संयुक्त रूप से दिया जाता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। तो ये जो विशेष अभिभाषण है उसके बारे में कह रहा है कि ये जो जोड़ा गया है ये भारत के मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसको तुरंत ही जोड़ दिया गया था। इसको कब जोड़ा गया था, जो पहला ही संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में ही इसको जोड़ा गया था। ये वाली लाइन जोड़ी गई थी, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो ये प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पर्वतों का उनके प्रकार से सही मिलान कीजिए। पर्वतों का उनके प्रकार से सही मिलान कीजिए। देखो मोड़दार पर्वत क्या होते हैं भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वतों को क्या बोलते हैं, बलित पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलित पर्वत। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है तो ये भी मोड़दार या बलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। ये पर्वत कैसे होते हैं कि जब 2 प्लेटों में एक दूसरे की तरफ को बल लगता है ना, एक दूसरे की तरफ को, जैसे ये 2 प्लेटें हैं तो इनका एक दूसरे की तरफ को जब बल लगेगा ना, तो एक दूसरे की तरफ को बल लगेगा तो एक प्लेट जो यूं ऊपर उठ जाती है, बीच का जो क्षेत्र है ऊपर उठ जाता है, जैसे मलबा ऊपर उठ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत कहते हैं या बलित पर्वत कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो गया, आपका हिमालय पर्वत। तो मतलब पहले का क्या हो गया, आपका ए का क्या हो गया, दूसरा हो गया। दूसरा कह रहा है यहाँ पे ब्लॉक पर्वत कब बनते हैं, जब मतलब यहाँ पे तो बलित पर्वत जब एक तरफ को जोर लगता है, जिसको मतलब हम अभिसारी बल भी बोलते हैं। और एक होता है अपसारी बल होता है जब मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो है क्या लगती है, मतलब फोर्स लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी चट्टान थी तो चट्टानें जब होती है तो चट्टानों में जब एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगेगा, ये खींचेगी तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे यहाँ से सपोज ये टूट गई है चट्टान, है ना। अब टूटने के बाद क्या होगा यहाँ पे कि इसमें भ्रंश आ जाएंगे, भ्रंश मतलब दरारें आ जाएगी। तो दरारों के कारण जो है क्या होगा कि ये वाला भाग जो है सपोज क्या होगा, नीचे बैठ गया और ये वाला भाग भी नीचे बैठ गया और ये वाला भाग नहीं बैठ पाया नीचे तो ये ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार के पर्वत को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और जो भारत में अगर देखा जाए तो जो अरावली है वो ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा क्या है, सॉरी जो विंध्याचल पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि बी का क्या है, बी का थर्ड सही है। इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें, है ना, ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी भाई यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फट गया कोई, तो ज्वालामुखी फटने के बाद ऐसे करके जो लावा जाएगा तो लावा क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा होकर जो है एक पर्वत का निर्माण कर देगा। तो इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है फ्यूजियामा पर्वत, है ना। फ्यूजियामा पर्वत जो कहाँ पे पड़ता है, ये जापान में है। याद रखना, इसको कई बार पूछता है, ये कहाँ पे, जापान में। फ्यूजियामा क्या है, आपका एक ज्वालामुखी भी है, ठीक है। इसके बाद आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत होते हैं, वही अवशिष्ट पर्वत होता है। ये कैसे बनते हैं, जैसे आपका कोई पर्वत था भाई, कोई पुराना पर्वत था, है ना, मतलब जो आपके ये बाकी के हमने पर्वत पढ़े, जैसे ब्लॉक पर्वत पढ़ा, मोड़दार पर्वत पढ़ा हमने, या ज्वालामुखी पर्वत पढ़ा। जब इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम में जो अपर्दन के कारण क्या होता है, या सूर्य की किरणें पड़ी, बारिश होती रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, टूटते जाएगा। टूटने के बाद जो है जैसे ये पर्वत है टूटते जो छोटे छोटे रह जाएंगे, तो ऐसे करके छोटे छोटे पर्वत बनेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला भी हमारे भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। और अरावली जो है विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, भारत का भी सबसे पुराना पर्वत है अरावली। तो अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड़दार पर्वत का उदाहरण कौन है, हिमालय। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलते हैं।
किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलते हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, या रूपांतरित चट्टान में, या इनमें सभी में। तो देखो जीवाश्म में क्या होता है कि जैसे कोई चट्टान बन रही है भाई, एक चट्टान बन रही है, इसके नीचे पेड़ पौधे पशु क्या कहते हैं मर गए, फिर सड़ गए, फिर उसके ऊपर एक परत और बन रही, तो इसके बाद जो आपका फिर से एक परत फिर इसके ऊपर और बन रही, तो ये दब रहे हैं इसके अंदर, तो इन्हीं से क्या बनता है? जीवाश्म बनते हैं, जहाँ से हमारे पेट्रोल डीजल भी प्राप्त होते हैं चट्टानों के बीच से, वो जीवाश्मों से ही प्राप्त होता है हमें। तो ये जो आग्नेय चट्टान में तो हो नहीं सकता, क्योंकि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है कि जब मतलब लावा निकलता है, तो लावा के बहने के बाद जो है जब लावा जम जाएगा तो आग्नेय चट्टान बन जाएगी, तो एक साथ जो है जाएगा और एक साथ पकड़ लेगा वहाँ पे। रूपांतरित चट्टानें वही होती है जो पुरानी चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें होती है वो बहुत मतलब पुरानी जो चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें होती है, उनसे ही रूपांतरित चट्टानें बनती है। लेकिन अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? बनती है आपके अपरदन के कारण, है ना। जैसे कि आपकी आग्नेय चट्टान थी कोई, ये आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे आग्नेय चट्टान टूटेगी फूटेगी तो इसमें अपरदन होगा, तो इसका कुछ भाग जो यहाँ पे जाके उड़ के मतलब जैसे बारिश से बह के चले गया कुछ भाग, या फिर मतलब हवा से उड़ के चले गया और यहाँ पे पड़ गया, फिर यहाँ पे कोई पशु मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, फिर इसके और भाग यहाँ से उड़ के आएगा तो इसको ऊपर पड़ जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में जो है आपके क्या हो जाता है, अवसादी चट्टानों के बीच में आपके अवशेष आ जाते हैं, और अवसादी चट्टानों के बीच से हमें पेट्रोल और डीजल भी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अवसादी चट्टानें ही ऐसी होती है जिसमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं, बाकी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलिप्स वक्र के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? फिलिप्स वक्र के लिए हमने देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं भाई, हम जरा देखते हैं कौन से पॉइंट यहाँ पे सही आते हैं। यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। देखो भाई क्या होता है, मैं पहले बता दूं फिलिप्स वक्र कैसे होता है। फिलिप्स जो थे क्या कहते हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने बनाया। जैसे सपोज मैं एक वक्र बनाऊं, ये यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो ये फिलिप्स वक्र इस तरीके से बनता है। ये ऐसे करके ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है, बेरोजगारी है, और ये आपका क्या है, ये है आपकी मुद्रास्फीति। यह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होती है, वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ती है, ठीक है ना। जब मुद्रास्फीति होती है तो एक चीज ध्यान रखना, फिलिप्स वक्र के अनुसार भी और वैसे भी मुद्रास्फीति जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या कहते हैं रोजगार भी बढ़ते हैं, और मुद्रास्फीति अगर कम होगी, अस्फीति हो जाएगी तो रोजगार कम हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल हो तो सबसे अच्छी मानी जाती है। देखो यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। देखो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में फिलिप्स वक्र संबंध बताता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ती है। बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित किया जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या है, बेरोजगारी बढ़ती है। भाई बेरोजगारी जो है धीरे धीरे बढ़ेगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे मतलब इसको नीचे नीचे लेके आएंगे तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, और ये अगर ऊपर ऊपर जाएगा तो यहाँ से नीचे नीचे होते जाएगा। तो ये मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति जो बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित किया जाए तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्या है, बढ़ती है हमेशा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है, और बिल्कुल एकदम इसी की डेफिनेशन बोल रहा है, इसी को क्या कर रहा है, एक हिसाब से परिभाषित कर रहा है ना। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि यह वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध बताता है। ये भी बिल्कुल सही है। विपरीत संबंध मतलब अपोजिट संबंध। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा, नीचे लाया जाएगा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आर और एस दोनों सही है, सॉरी आर और एस दोनों सही है, एस आर की सही व्याख्या करता है और टी गलत है। नहीं, टी गलत नहीं है, टी सही है। फिर कह रहा आर और एस, आर एस और टी तीनों सही है, और एस आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है भाई। देखो जो एस है आपका, जो एस था, देखो एस आर की सही व्याख्या कर रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध बता रहा है। फिलिप्स वक्र वो भी सही है। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा वाला जो है आपका पॉइंट बिल्कुल सही था कि जो मुद्रास्फीति है वो क्या करती है, देखो आर और एस दोनों क्या कहते हैं, तीनों सही है, तीनों सही भी है, और आर एस की सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 86, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। ठीक है, 85 का। मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक, ये देखो जरा, मुद्रास्फीति का मापक है भाई, है ना, क्या, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, WPI बोलते हैं, या होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। देखो इंडिया में जो है मुद्रास्फीति के 2 मापक है भाई, एक WPI है और एक आपका क्या है, CPI है। एक WPI है और एक CPI है। तो अब यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि इनमें इसके लिए मतलब कौन सा विकल्प सही है। मुद्रास्फीति मतलब WPI के लिए बोला थोक मूल्य सूचकांक, इनमें वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है भाई, यानी कि WPI होता है, उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल एकदम गलत बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। बल्कि जो आपका CPI होता है, CPI में वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, और इसमें जो है क्या किया जाता है, वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है और सेवाओं को भी CPI में। लेकिन WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि वस्तुओं के थोक मूल्य मतलब जो थोक मूल्य होता है, थोक मूल्य में जो हमें मिलता है जो होलसेल जिसको बोलते हैं। और CPI में क्या होता है, आपका MRP पे होता है। MRP मतलब जो सबसे ज्यादा रेट होता है किसी भी चीज का ना। दूसरा कह रहा है वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल
797 वस्तुओं को शामिल किया गया है। जो आपकी क्या है, आप मुद्रास्फीति का मापक है, जो थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI है, इसके अंतर्गत 797 वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि 697 वस्तुओं को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये वाला पॉइंट गलत बोल रहा है। तीसरा है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। तो याद रखना भाई, जो आपका CPI है इसका जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2012 है, और जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। तो ये वाला सही है। तो C आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपका C हो गया भाई, 86 का आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमलाचंद घोष और DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। तो जो अमलाचंद घोष है और DP अग्रवाल है, ये भारत का है, और इनका मानना है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है ना, वो किससे हुई है, वो भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान में एक बहुत पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, उसी सभ्यता से क्या हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुई है, खोज हुई है। और अगर यहाँ पे देखें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो इन्होंने क्या किया कि जो DP अग्रवाल और क्या कहते हैं अमलाचंद घोष है, इन दोनों ने ही क्या किया है, सोती सभ्यता का क्या किया है, इन्होंने ही सोती सभ्यता की क्या की है, खोज की है। किसने, DP अग्रवाल और अमलाचंद घोष ने। पूछता कि सोती सभ्यता की खोज किसने की है, DP अग्रवाल और अमलाचंद घोष ने की है। और यही आपकी ये सभ्यता कहाँ थी, राजस्थान में थी। कहाँ थी ये सभ्यता, राजस्थान में थी। और इसी उन्होंने इसी का तर्क दिया है कि जो राजस्थान की सोती सभ्यता थी, इसी से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुई है, उत्पत्ति। लेकिन अगर विदेशी मत के अनुसार देखोगे तो विदेशी मत के अनुसार क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इसके क्या कहते हैं, इसके अनुसार विदेशी मत के अनुसार ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोलिथ काल किसे कहा जाता है। देखो जो माइक्रोलिथ काल है भाई, वो किसे कहा जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि ऐसा काल जिसमें क्या हुआ कि जब जो मनुष्य थे पहले, जैसा आपने कहा होगा पहिए की खोज की, फिर आग की खोज की, मनुष्य ने आग की खोज भी की। इस तरीके से जो है जिस काल में मनुष्य क्या करने लगा था, छोटे और नुकीले औजारों का प्रयोग, जिस काल में मानव क्या करने लगा, औजारों का, पहले तो सीधे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटे नुकीले औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो उसी काल को क्या कहा जाता है, जिस काल में छोटे नुकीले औजारों का प्रयोग किया गया, उसी को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। और माइक्रोलिथ काल जो था वो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। मध्य पाषाण के टाइम में जो मानव ने क्या किया था, छोटे और नुकीले औजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी इनमें से किस राज्य से होकर बहती है। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोग देखना, जो चंबल नदी है ना, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम भी पूछ लेता है। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में जो आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियों में जो एक पहाड़ी पड़ती है आपकी जानापाव पहाड़ी या जानापाव स्थान बोल देगा, यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है किसका, चंबल नदी का। फिर ये क्या होता है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से होते हुए क्या आती है, यूपी में आती है, और यूपी में ये यमुना नदी से क्या बनाती है, संगम। तो किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहती है चंबल नदी, बहुत महत्वपूर्ण है। दाईं ओर से गंगा की क्या है, ये सहायक नदी है, मतलब दाईं ओर से, मतलब इस तरीके से ये आपकी, सॉरी यमुना की, तो ये यमुना आती है आपकी, आपको पता है यमुना यमुनोत्री से आती है उत्तराखंड से, और इस तरीके से यमुना आती है। तो यमुना तो बाद में गंगा में मिल जाती है, और ये जो है इस तरीके से आती है मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में, और यूपी में ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय की जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई, वो कौन सी है, कंचनजंगा है। अभी देखना मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। इनकी हाइट भी देख लो जरा, किसकी हाइट कितनी है। पहले अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो 8,850 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है। K2 की 8,611 मीटर हाइट है ना। और जो कंचनजंगा इसकी 8,586 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपको बताना है, उत्तराखंड के पेपर में पूछा था कि नंदा देवी जो उत्तराखंड की चोटी है, ये भारत की, सॉरी दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 23वें नंबर की चोटी है ये दुनिया में, है ना। तो नंदा देवी की हाइट कितनी है ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखना प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सी भारत में हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। देखो भाई इसका आंसर कंचनजंगा क्यों है। देखो जो K2 है, K2 की हाइट इससे ऊंचा, K2 भी आपकी क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर में या फिर भारत में ही है। ठीक है, लेकिन जो K2 है ये किस के अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी किस में, ये मतलब जो K2 है ये ट्रांस हिमालय में आती है ना। किस में आती है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का मतलब ये हिमालय नहीं है, मतलब हिमालय के पार। इसका अर्थ क्या होता है, हिमालय के पार, मतलब ये हिमालय से अलग का क्षेत्र है। कुछ लोग जो है हिमालय का क्षेत्र बोल लेते हैं, लेकिन हिमालय के पार का क्षेत्र है। तो ये K2 जो है हिमालय का नहीं है। वो पूछ रहा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा हो। लेकिन कंचनजंगा की बात करें तो ये मतलब ये आपकी कहाँ पे, ये काराकोरम पर्वत में आती है। काराकोरम, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, कौन सी, K2। लेकिन अगर कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में, और ये हिमालय के अंतर्गत आती है, और इसकी हाइट है 8,586 मीटर।
नंदा देवी की हाइट इससे कम है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट तो सबसे ज़्यादा, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। तो क्या बोला कि भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन उसकी कमाई असल जिंदगी में शून्य होती है, किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? पहले देखना भाई, ये बेरोजगारी को कुछ नाम दिए, जरा इनको देख लेना। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को कार्य मिलता है लेकिन वो अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी, मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाह रहा। दूसरा है अक्षमता बेरोजगारी। अक्षमता बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो मतलब काम करने के लायक जो है नहीं होता, या काम करने के लिए सक्षम नहीं होता है। जो काम वो चाहता है वो काम, उस काम के वो सक्षम नहीं है, और वो ऐसा काम करना चाहता है जिसके लिए वो सक्षम ही नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है? अक्षमता बेरोजगारी। जैसे आप लोग बोलोगे कि आपने तैयारी करी है पुलिस लेवल की और आप नौकरी चाह रहे हो ग्रुप सी, या फिर आप नौकरी चाह रहे हो PCS की, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो बेरोजगार बने रहोगे, है ना। वही उतना ही काम करना चाहिए जिस लायक आपने तैयारी की है, जिस लायक आप काम कर सकते हो। तो ये अक्षमता बेरोजगारी हो जाएगी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी कि जिसमें मतलब विपरीत वो चलता है, कि विपरीत मतलब कैसे बोल सकते हैं हम लोग, कि जिसमें मतलब क्या होता है? तालमेल नहीं होता है जब अर्थव्यवस्था में। कैसा तालमेल नहीं होता? कि जैसे एक क्या होता है कि कोई चाय वाला, जो कोई व्यक्ति है, कि जैसे मतलब किसी व्यक्ति का बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया तो उसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंजीनियरिंग को छोड़ के जो ग्रुप सी की जॉब कर रहा है ना। किसी ने तैयारी की है, ग्रेजुएशन किया सिंपल, और ग्रुप सी की PCS की जॉब कर सकता है, और वो कहीं पे मजदूरी कर रहा है या किसी कपड़े की दुकान में काम कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से जब मतलब तालमेल बिगड़ जाता है तो वहीं से संरचनात्मक बेरोजगारी बन जाती है, तो उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जब असल कोई व्यक्ति काम करता है, कि जैसे कि कोई व्यक्ति काम करता है और उसने महीने में 50,000 रुपये कमाए, क्या कमाए? 50,000 रुपये। और 50,000 कमाने के बाद जो है उसने जो है अपना जो मतलब उसका बिजनेस है ना, उसका क्या है? आपका कारोबार है, उसका कोई कारोबार है। उस कारोबार में जो है 5 जो उसकी क्या है? लेबर है ना, 5 लेबर है, कुछ उसकी मतलब लागत लगी है, और उसको दे लेके जो उसके सारे 50,000 निपट गया और अपने लिए कोई बचत ही नहीं बची। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रचंड बेरोजगारी। देखो, वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन उसकी कमाई असल जिंदगी में शून्य होती है, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा भाई, जो नीति आयोग थे, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, है ना, जो भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। एग्जाम में आता है कि किसे भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाला कहा जाता है, तो नीति आयोग को कहा जाता है। तो जो नीति आयोग होता है ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसको क्या है कि सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ये हर 15 साल के लिए अपनी रणनीति बनाती है ना। तो पहले इसको योजना आयोग बोलते थे, अब इसको नीति आयोग कहा जाता है। तो इसको नीति आयोग का जो मतलब नीति आयोग जो थे, इसमें क्या होता है कि 1 जनवरी 2015 को इसको जो है नीति योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। और जो नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे, और इसका मतलब क्या हो कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। पूछता है ऐसा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक विदेश में जो नौकरी कर रहा हो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से कोई उपलब्धि, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा के उपलब्धि नहीं या फिर उपाधि नहीं ले सकता है या नहीं लगा सकता है। देखो भाई, जरा सारे के सारे आर्टिकल देखना। आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। लेकिन अब प्रश्न ऐसा नहीं पूछा कि अनुच्छेद 17-18, ये 17-18 का फर्स्ट, 18 से सेकंड, थर्ड, ऐसे प्रश्न अब बन रहे हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या अनुच्छेद 18 के फर्स्ट में क्या है? इसमें ही कहा गया है उपाधियों का जो अंत हुआ है असल में वो इसी के तहत हुआ। 18 के फर्स्ट में, 18 के फर्स्ट में क्या कहा गया है कि हमारे देश का कोई भी जो नागरिक होगा वो उपाधियां मतलब ले सकता है, लेकिन कैसी उपाधियां ले सकता है कि जो मतलब या तो सेना ने दी हो या फिर आपने शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की हो, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है ना, सेना में ब्रिगेडियर होता है, कोमोडोर होता है, या पढ़ाई में आपका जो है क्या होता है? एयर होता है ना, जैसे इंजीनियरिंग की उपाधि लगा सकते हो आप लोग, उनको लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे राजा, महाराजा, नाइटहुड, है ना, ऐसी उपाधियां आप जो है नहीं ले सकते हो। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? उपाधियों का अंत। ये बात किसमें कही गई है? कि 18 के फर्स्ट में कही गई है। ठीक है, ठीक है, ये तो मतलब ये तो यहाँ पे कहा गया। 18 से सेकंड में क्या कहा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक है वो किसी दूसरे देश से या विदेश से उपाधि नहीं ले सकता, है ना, वो दूसरे देश से भी उपाधि नहीं ले सकता। अपने देश से तो नहीं, लेकिन दूसरा देश भी उपाधि देगा आपको तो भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया कि जो कोई विदेशी नागरिक है ना, विदेशी नागरिक, और अगर कोई विदेशी नागरिक है वो भारत में काम कर रहा है, तो भारत में उस विदेशी नागरिक को अगर किसी अपने देश ने या किसी दूसरे देश ने उपाधि दी है तो कोई बात नहीं, तू रख अपनी उपाधि, लेकिन भारत में आप उस उपाधि का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये कहा गया आपका अनुच्छेद 83 18 के थर्ड में। 18 के फोर्थ में कहा गया है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है ना, क्या हो जाएगा? तो विदेशी नागरिक के लिए था, और यह है आपका भारतीय नागरिक के लिए। अगर किसी भारतीय नागरिक
नागरिक के लिए दूसरा देश कोई उपाधि देता है, दूसरा देश है ना, दूसरा देश उपाधि देता है, तो उस दूसरे देश मतलब कोई उपाधि या गिफ्ट देता है, तो उसको भारत का गिफ्ट उपाधि तो वह ले ही नहीं पाएगा, वो यहाँ पे पहले ही लिखा है। लेकिन अगर उसको कोई मतलब गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो गिफ्ट भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी दूसरे देश से उपलब्धि या उपाधि नहीं ले सकता। तो अनुच्छेद 18 के 4 में ये बात लिखी गई है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था भाई? षणमुखम शेट्टी ने किया था। किसने किया था? षणमुखम शेट्टी ने, है ना। तो 1860 जेम्स विल्सन, जो जेम्स विल्सन है, इन्होंने 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था भाई। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने किया था 1860 में, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है आज़ाद भारत का या स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था षणमुखम शेट्टी ने। कब किया था? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। 28 फरवरी, ये याद रखना, 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र, है ना, गणतंत्र, गणतंत्र मतलब जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था किसने? जॉन मथाई ने। तो ये जॉन मथाई, इसका क्या कहता है, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में पेश किया था, है ना। षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र मतलब जो स्वतंत्रता मिली थी, गणतंत्र मतलब जो संविधान लागू हुआ था, उसका पहला बजट पेश किया था। और भारत का पहला बजट यानी कि ब्रिटिश भारत बोल सकते हो, भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो किसने किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने किया था, है ना, ब्रिटिश काल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है? तो आप लोग ध्यान देना, प्रधानमंत्री ऊषा अभियान, जो प्रधानमंत्री ऊषा अभियान है, इसके तहत क्या किया जाता है? जो मतलब उच्च शिक्षा है उसके विकास के लिए क्या कहते हैं, शिक्षा संस्थानों की रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान रखना आप लोग, रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा की है? देखो, जो एनआरआई मतलब जो विदेश में भारत के नागरिक रह रहे हैं, एनआरआई, उनको क्या है कि मतलब अब क्या है, यूपीआई के थ्रू से जो भुगतान किया जा सकता है, जैसे हम गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो किसने किया है? पेटीएम ने किया है भाई। तो सी इसका आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा पक्का। अगला, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना था? सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आसियान की स्थापना हुई कब थी भाई? तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 19 यानी कि 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान की स्थापना 5 सदस्य देशों ने की थी, है ना, 5 देशों ने की थी मिलके। किस किसने की थी उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना कि 10 सदस्य कौन थे अभी इससे पहले, और हाल ही में 11वां सदस्य कौन बना, जरा उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले तो 10 सदस्य देख लो, कौन कौन थे 10 सदस्य? ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, म्यांमार देखो भारत का पड़ोसी देश है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सदस्य देश थे भाई 2025 से पहले, है ना। ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। किन देशों ने इसकी स्थापना की थी? तो हमने कहा था 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने जो है इसकी स्थापना की थी, जिनके पीछे मैंने स्टार लगाए हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता में क्या है? इसका मुख्यालय। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो 10 तो पहले ही थे, और 11वां देश तिमोर लेस्ते बना है। तो तिमोर लेस्ते इसका 11वां सदस्य देश बना है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें याद रखना आपने कि इसकी स्थापना पूछता 1967 में, और ज्यादा ध्यान रखोगे तो 8 अगस्त 1967 में। बाकी कौन इसके सदस्य देश हैं, या फिर इसके सदस्य देश टोटल कितने हैं? तो 11 सदस्य देश हो गए। और जब स्थापना हुई थी तो कितने देशों ने की थी? तो 5 देशों ने की थी। और कौन कौन से देश है ये पूछता है कि इनमें से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य देश है या नहीं है। बहुत चर्चा में रहता है आसियान, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? अभी 2025 में जो क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया भाई चीन के दूतावास में। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो देखो, भारत ने चीन से, जैसे मतलब गैर कानूनी पटाखे आते हैं तो उसको रोकने के लिए ये क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी दिवाली के टाइम में के लिए चलाया और अब खत्म हो गया, नहीं, ये हमेशा के लिए, क्योंकि पटाखे दिवाली में ही नहीं फूटते, शादी ब्याह में भी टूटते, तो पर गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए किया गया है। तो इसके लिए जो क्या कहते हैं आपके पास ऑपरेशन चलाया गया है वो है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन फायर टेल, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।